फ्रैक्शंस क्या होते हैं? तो देखिए फ्रैक्शंस जो होते हैं एनी नंबर और यूनिट डिवाइडेड इनटू एनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स देन वन और मोर ऑफ दीज पार्ट्स आर कॉल्ड अ फ्रैक्शन ऑफ दैट यूनिट। यानी कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 5 रुपए हैं और हम इनको क्या करते हैं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये 5/2, ये जो 5/2 होगा, यानी 5 रुपए दो इक्वल पार्ट में जब डिवाइड होगा तो ये दो इक्वल पार्ट्स होंगे 5/2 और 5/2। तो ये 5/2 जो होगा ये हमारा क्या होगा, ये वन ऑफ इक्वल पार्ट ऑफ 5 होगा। इसी को हम फ्रैक्शन कहेंगे। अब फ्रैक्शन जो है ये कैसे बनता है, एक उसमें न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। जैसे 5/2 है, इसमें 5 न्यूमरेटर है और 2 हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है। अपर पार्ट इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड लोअर पार्ट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। और फ्रैक्शन क्या है, ये फ्रैक्शन जो है ये रैशनल नंबर परिमेय संख्या को ही हम फ्रैक्शन कहते हैं। क्या परिमेय संख्या या रैशनल नंबर क्या होता है, वो संख्याएं जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और जहां q जो है वो 0 के इक्वल ना हो। अब आप यहाँ देखें कि इसमें एक और पॉइंट है, व्हेन अ फ्रैक्शन इज रिड्यूस्ड टू इट्स लोएस्ट टर्म देन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर प्राइम टू ईच अदर। जैसे एक एग्जाम्पल है 40/75, ये हमारा फ्रैक्शन है और इसमें हमने इसको क्या किया कि जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो 8/15 होगा। तो ये 8/15 जो होगा इसका अगर हम HCF निकालें तो ये क्या होगा, 1 आएगा। यानी ये क्या होंगे, ये प्राइम नंबर होंगे। जब जिनका HCF 1 आता है इसका मतलब है वो दो संख्याएं प्राइम होंगी। तो जब भी कोई फ्रैक्शन होता है तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करते हैं तो वो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो दो संख्याएं होती हैं वो प्राइम टू ईच अदर होती हैं। अब इसके बाद हम आते हैं कि फ्रैक्शंस के टाइप कितने होते हैं। तो फ्रैक्शंस के टाइप होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा होता है डेसिमल फ्रैक्शन जो कि हम लोग देख चुके हैं, चौथा होता है लाइक फ्रैक्शन, पांचवा होता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन और छठा होता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन। हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन और कंटिन्यूड फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल देखेंगे और प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का यूज हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए, कौन बड़ा है कौन छोटा है इसको फाइंड आउट करने के लिए हम आगे करेंगे। तो अब इसमें हम आते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 5/7, 11/13, 13/24। यहाँ क्या है, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, यानी डिनोमिनेटर यहाँ बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है। इसको क्या कहते हैं, हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पर क्या है, 13/11 या 17/14 में यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा है, बड़ा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे ये 13/11 है, न्यूमरेटर 13 है, डिनोमिनेटर 11 है। अगर हम इसको तोड़ें तो क्या होगा, 1 इंटू 2/11 आएगा और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 2/11। अब यहाँ पर 1 क्या है, 1 हमारा क्या है, एक होल नंबर है और 2/11 क्या है, ये 2/11 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे, 2 न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है। यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो कंसिस्ट ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इस बात को आप दिमाग में रखेंगे, इससे रिलेटेड थ्योरी बन सकती है। इसके बाद हम आते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस हमने पिछले वीडियोस में देखे हैं। डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस इन विच डिनोमिनेटर्स आर पावर ऑफ 10 आर कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे 3/10⁻², 5/10⁻3, इस टाइप के जो फ्रैक्शंस हैं डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं।
अब उसके बाद क्या है, लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस किसको कहते हैं, फ्रैक्शंस इन विच डिनोमिनेटर आर सेम आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। 13/17, 19/17, 8/17, यहाँ डिनोमिनेटर जो है ये इक्वल है सबके, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शंस कहेंगे। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के एग्जांपल देखिए, इसमें कहता है कि अ फ्रैक्शन, ए कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन इज वन इन विच न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर और बोथ आर फ्रैक्शंस। जैसे यहाँ देखिए, तो यहाँ न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है और यहाँ देखिए तो ये 7/8/9, यानी यहाँ डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, या तो न्यूमरेटर में फ्रैक्शन हो या डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन हो, या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में फ्रैक्शन हो, जैसे 7/8/3/5। यहाँ देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में फ्रैक्शन है, तो इस प्रकार के फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कंटिन्यूड फ्रैक्शन का मतलब फ्रैक्शन दैट कंटेन्स एन एडिशनल फ्रैक्शंस इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और बोथ आर कॉल्ड कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कंटिन्यूड फ्रैक्शन में क्या है कि न्यूमरेटर में भी हो सकता है या डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन, जैसे ये हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में ये हमारा फ्रैक्शन है। अब इस फ्रैक्शन के अंदर भी एक और फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन के अंदर भी एक और फ्रैक्शन है। इस प्रकार के फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूड फ्रैक्शन है। इसके ढेर सारे हम एग्जांपल्स करेंगे अगले उसमें। दोस्तों आपके सामने एग्जांपल है, कहता है कि रिड्यूस, ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इसको लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है। तो देखिए, आपको सबसे पहले मैं ये बताऊं कि लोएस्ट टर्म क्या होगा। इन दोनों को लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है, तो यानी एक कोई कॉमन मल्टीपल होगा जो जिससे ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा। यानी अगर हम HCF निकाल लें इन दोनों का, तो वही नंबर ही तो होगा जो लोएस्ट मल्टीपल होगा। यानी कि उससे हमें को पता चल जाएगा, उससे अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, अगर इन दोनों का हम HCF फाइंड आउट कर लें और उस HCF से इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो ये लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो करते हैं आगे, HCF निकालते हैं। तो HCF निकालने का एक तरीका आपको ये पता होगा, इससे हम डिवाइड करते हैं, बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड करते हैं। एक बार में जाएगा 10476, 12 में से 6 गया 6, और 10 में से 7 गया 3, फिर 10 में से 4 गया, 10 में से 4 गया 6, और ये क्या बचा 3, 3636। अब ये 3636 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 10476। तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाना चाहिए, 3 बार में जाना चाहिए। 36 के 18 के 8, 1 3 के 9, 9 1 10 के 0, 1 36 के 18, 1 19 के 9, 1 3 का 9 और 1 10। ये 3 बार में नहीं जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। यानी कि ये ज्यादा हो जा रहा है, यानी ये 2 बार में जाएगा। तो क्या होगा, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 ये 7, 6 दूनी 12 का 2, 1 3 दूनी 6, 1 7, यानी कि ये हो गया 4, ये 0, ये 2 और ये 3, 3204। अब 3204 से डिवाइड करेंगे 3636, ये एक बार में जाएगा। 3204, यानी ये आया आपका 2, ये आया 3, ये आया आपका 4, 432। 432 को से डिवाइड करेंगे 3204, ये कितनी बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। तो 7 दूनी 14 के 4, 1 आया, 7 का 21 और 1 22 के 2, 2 आया कैरी, फिर 7 चौक 28 और 2 30, 4 में से 4 0, 12 में से 10 में से 2 गया 8 और ये आया 180। अब 180 से डिवाइड करेंगे 432
तो ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। 0 8 के 24 के 4 2 3 और 2 5 नहीं, ये 2 बार में जाएगा। ये 2 बार में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 180 है यानी 360 यानी 2, और ये 13 में से 6 गया 7 और ये कैंसिल। अब ये 72 से 180, तो ये कितनी बार में जाएगा, 7 दूनी 14 2 यानी 144, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 यानी 144। 10 में से 4 गया 6 और ये क्या हुआ, 7 में से 4 गया 3, 36 और को 72 से डिवाइड करेंगे 2 बार में, ये टोटली कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी हमारा HCF क्या आया, HCF आया हमारा 36। अब गौर कीजिएगा, ये 36 जो है इन दोनों में कॉमन होगा, यानी वो संख्या 36 होगी जिससे हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो ये लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कैसे करेंगे, तो दोस्तों यहाँ कैसे करेंगे, 14112 इसको भी हम 36 से डिवाइड करेंगे, और ये जो है 10476 इसको भी हम 36 से डिवाइड करेंगे, तो ये जाके क्या होगा, लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम आगे इसको करते हैं, आगे 36 को इससे डिवाइड करते हैं, 36 को डिवाइड करते हैं 14112 यानी कि ये तो 30 तिहाई 90, 4 बार में जाना चाहिए। 6 चौके 24 के 4 2 और 4 3 12 13 14 नहीं, ये 3 बार में जाएगा। 36 कितनी बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा। 36 के 18 के 8 हाथ में लगा, हाथ में कैरी आया 1 और 3 3 का 9 और 1 10 यानी 11 में से 8 गया 3 3 33। फिर ये आपका 1 आएगा यहाँ, ये कितनी बार में जाएगा, 8 बार में देखते हैं। तो 8 छक्के 48 के 8 कैरी आया 4, 8 3 का 24 और 4 28, 9 बार में जाना चाहिए ये तो ये 9 बार में जाएगा, ये 9 बार में जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, 9 छक्के 54 के 4 कैरी आया 5 और 9 तिरके 27 और 5 32 यानी ये हुआ 11 में से 4 गया 7 और ये कैंसिल आउट हो गया 7 और ये 2 72 और ये कितना हुआ 2 यानी ये आया आपका 392 अपॉन। अब ये इसको डिवाइड करें हम 36 से, ये तो हमारा 392 आया। अब 36 को से इसको डिवाइड कर दें 36 से 10,476 को डिवाइड कर दें, 10,476 को डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 6 के 18 ये आपका 2 ही बार में जाएगा। 6 दूनी 12 और ये 3 दूनी 6 1 7 72 4 2 और ये 10 में से 7 गया 3 32 फिर ये आया 7 327 यानी इसको और ये हो जाएगा हमारा 9 छक 54 के 4 5 आया और 9 के 27 28 29 30 31 32 ये होगा 3 कैंसिल और ये फिर हमारा आया 6 36 से ये 1 यानी ये 291 यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आंसर आ जाएगा 392 अपॉन 291 यही हमारा आंसर होगा। ये लोएस्ट टर्म में
ऐसे रिड्यूस होता है। हमारे सामने कंटिन्यूड फ्रैक्शन का एक एग्जांपल है। कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या होता है, ये हमने आपको बताया था कि जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन हो, यानी ये फ्रैक्शन यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन ऐड हो गया है, फिर इसका जो डिनोमिनेटर है इसमें भी एक फ्रैक्शन ऐड हो गया है, फिर इसका एक जो डिनोमिनेटर है उसमें एक फ्रैक्शन ऐड हुआ है, फिर इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें एक फ्रैक्शन ऐड हो गया है। तो इस प्रकार से ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन का ये एग्जांपल है। आपसे बता दूं कि बैंक में एसएससी में ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन पे सवाल जरूर से पूछे जाते हैं और ये सवाल करने काफी इजी होते हैं। बस आपको करना क्या है कि ये जो जो लोअर ऑर्डर होता है सबसे नीचे वाला, आगे हम यहाँ से शुरू करते हैं और ऊपर की ओर जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोअर ऑर्डर को सॉल्व करेंगे, लोअर ऑर्डर के जो फ्रैक्शन है उसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एग्जाम में आप मुंजवानी करेंगे, हम यहाँ आपको समझाने के लिए यहाँ करके बता रहे हैं। एग्जाम में आप कैसे करेंगे, जैसे ये 3 दूनी 6 में से 1 गया 5, 5/2 हुआ तो ये उलट जाएगा यानी 2/5। एग्जाम में आप ऐसे करेंगे, एग्जाम में आपके पास इतना टाइम तो नहीं होता है, तो एग्जाम में आप इसको क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 2/5। ये हो गया हमारा 2/5। अब फिर क्या करेंगे इसको, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्या होगा, 5 दूनी 10, 10 और प्लस 2 12, यानी ये क्या होगा 12/5। 12/5 हुआ तो ये जब ऊपर जाएगा 12/5 तो ये क्या हो जाएगा, 12/5 जो है ऊपर जाएगा तो ये होगा 4 × 5 अपॉन ये क्या होगा 12, ये 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा 12। अब फिर तो इसको सॉल्व कर दीजिए, 4 × 3 12, यानी ये क्या क्या हो रहा है, ये हमारा हो गया 5/3, ये हो गया हमारा 5/3, ये रिड्यूस हो गया 5/3। और फिर इसको हम सॉल्व करें तो क्या होगा, ये 3 × 9, 9 में से 5 गया यानी 4, ये क्या हो गया 4/3, 4/3 यानी 3 ऊपर गया तो ये क्या हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा हमारा 3/4, ये आया हमारा 3/4। अब फिर हम इसको ये करें तो ये 4 + 3 7, यानी ये हो जाएगा 4/7। तो इसको हम क्या लिखेंगे 4/7, हो जाएगा हमारा 4/7। अब हम इसको रिड्यूस करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, 3/2, ये 3/2 हुआ, 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 2/3, ये हमारा हो जाएगा 2/3, 2/3। फिर इसको हम करेंगे तो 3 × 3 = 9, 9 और 2 11, यानी क्या हो गया 11/3, 11/3 यानी 3 ऊपर जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3/11, ये हो जाएगा हमारा 3/11। फिर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 4 × 3 12, ये क्या हो गया 12। अभी क्या 11 × 3 33, 33 में से 12 गया, 33 में से 12 गया आपका कितना हो गया 21 हुआ, ये 21 हुआ। तो ये क्या हो जाएगा 11 × 21, 3 7 21, यानी ये क्या हो गया, ये आया हमारा 11/7। ये पूरा का पूरा टर्म क्या आ गया हमारा 11/7, 11/7। अब हम इसको सॉल्व कर दें, ये क्या हो गया 7 और ये 4 + 11, ये क्या हो गया 15, यानी 15/7 हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे हम बुझवानी करेंगे, एग्जाम में हमारे पास समय नहीं होता है, बस फ्रैक्शंस के ऊपर ऊपर बढ़ते जाएंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं और ये काफी इजी होते हैं सॉल्व करने में। कंटिन्यूड फ्रैक्शन का एक और एग्जांपल है, देखते हैं। यहाँ पर यहाँ पर क्या है, ये बिल्कुल कंटिन्यूड फ्रैक्शन का पार्ट है। 1 1/1 + 1 1/1 + 1/3 और ये डिवाइडेड बाई 1 × 4/7। तो क्या है कि
सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसा कि आपको बताया था, सबसे लोअर पार्ट को सॉल्व करते हैं। सबसे लोअर पार्ट को हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 और 1 4, 4/3, 4/3 हुआ, ये 4/3 हुआ, यानी 3 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा हमारा 3/4, 3/4। हम आपको ऐसे इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप एग्जाम में भी इसी तरह करेंगे, आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप बाकायदा ऐसे लिख करके करें। 3/4 हुआ, फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो फिर इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, ये क्या हो गया 4 और +3 7, यानी कि 7/4, 7/4 ऊपर जाएगा तो 4/7, ये हो गया हमारा 4/7, ये टर्म रिड्यूस हो गया 4/7। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 7 + 4, 7 3 10 और 11, 11/7, ये हमारा आया 11/7, 11/7। अब ये टर्म हमारा के रिड्यूस होके क्या हो गया 11/7 डिवाइडेड बाई, ये क्या हो गया 7 और +4 11, ये हो गया 11/7, 11/7 डिवाइडेड बाई 11/7 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। आंसर हमारा क्या आएगा 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन थोड़े आपको लेंदी से दिखेंगे, ये 4 5 टर्म नीचे तक दिखेगा कंटिन्यूड फ्रैक्शन। बस हम नीचे से स्टार्ट करेंगे और ऊपर बढ़ते जाएंगे, आसान होते हैं, इनको सॉल्व करना मुश्किल नहीं होता है। हमारे पास एक और एग्जांपल है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या है कि ये जो इसके ऊपर का जो फ्रैक्शन है, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में भी क्या है आपका कंटिन्यूड फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में भी है। तो देखिए हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे तो सॉल्व करते करते जाएंगे, इसको यहाँ तक पहुंचेंगे और फिर इसको सॉल्व करके रिड्यूस करके एक फॉर्म में लाएंगे और फिर तब एक जाके ये फ्रैक्शन में ये कन्वर्ट करके तब हम चेक करेंगे हमारा ऑप्शन में क्या आता है। तो इस चीज को आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आप नीचे से आप ऊपर तक यहाँ तक नहीं आ सकते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को देखिए, इस पोर्शन को या इस पोर्शन को देखते हैं। तो ये है 3 × 4/5, ये क्या हो जाएगा 5 3 15 और 4 19, 19/5, ये हुआ हमारा 19/5, यानी 5/5/19, ये हमारा हो जाएगा 5/19, ये हुआ हमारा 5/19। अब ये 5/19 इसको हम पूरे को सॉल्व करें तो 19 दूनी 19 मल्टीप्लाइड बाई 2 38, 38 + 5 कितना हुआ, 38 + 5 आपका हो गया 43। तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 43/19, 43/19, ये होगा हमारा 43/19। अब हम इस पोर्शन को रिड्यूस करते हैं तो 1 + 1/4, यानी 4 + 1 5/4, ये हुआ 5/4, 5/4 यानी ये ऊपर जाएगा तो 4/5, ये हुआ हमारा 4/5। फिर 4/5 ये क्या होगा 5 3 15 + 4 19, 19/5, ये हुआ 19/5, ऊपर जाएगा तो 5/19, ये क्या हो जाएगा हमारा 5/19। अब ये 19 × 2 38 + 5 कितना हो गया 43/19, ये हो गया हमारा 43/19, कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आएगा। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने आसान है। ये क्वेश्चन देखने में आपको लेंदी से लगेंगे, लेकिन अगर आप उस ट्रिक के अनुसार करेंगे, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, उसके अनुसार आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं ये क्वेश्चंस। दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के भी हो सकते हैं, यहाँ देखिए तो या इस वाले इसके इस पोर्शन में देखिए तो न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में क्या है दो एडिशन में दो फ्रैक्शन है और इस तीसरे वाले फ्रैक्शन के अंडर भी फ्रैक्शन है। तो क्या है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के हम सारे क्वेश्चंस को करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके, एग्जाम में आए तो हमें कोई दिक्कत ना हो। अब ये इसको आगे हम करते हैं।
इसको हम करेंगे क्या होगा 3 माइनस टू, 3 माइनस टू यानी ये 1/3, ये होगा हमारा पोर्शन 1/3। ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो गया 1/3। अब ये 1/3 ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये 1/3 यहाँ पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3/1। अब ये क्या इसको कर दें, ये 3 हो जाएगा, तो ये कितना हुआ 8/3 में रिड्यूस हो गया। ये पूरा का पूरा टर्म 8/3 में क्या हो गया, ये रिड्यूस हो गया। अब हम इसको सॉल्व करें इस पोर्शन को, तो ये क्या होगा, ये होगा 3 प्लस 2 प्लस 8, यानी क्या हो गया 8 2 10 और 3 13, 13/3 ये हुआ हमारा 13/3। 13/3 यानी कि इस पूरे के पूरे टर्म को 13/3 ये हुआ हमारा 13/3। आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, नहीं तो हम डायरेक्ट ऊपर ले आते। अब ये फिर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3/30, यहाँ से हटेगा तो ये क्या हो जाएगा 3/30। ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, तो यानी ये क्या हो गया ये हमारा होगा 1/1 प्लस 2/13, यानी ये क्या हो गया 1/13 क्या हो गया 15। ये 13 ऊपर जाएगा तो क्या हो गया 13/15, यही हमारा आंसर हो गया। देखने में ये क्वेश्चन जल्दी लगते हैं, लेकिन अगर हम तरीके से सॉल्व करें तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आंसर क्या होगा 13/15। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ये स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं, स्कोर इसमें बिल्कुल श्योर आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आ सकते हैं अगर आपको इसकी प्रैक्टिस हो तो हमारे सामने एग्जांपल है 17/67 इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। तो यहाँ देखिए, तो ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन का एग्जांपल है और हमें सिर्फ दिया हुआ है इसकी वैल्यू। तो अगर मान लीजिए कि हम इस लोअर डिनोमिनेटर जो है, ये डिनोमिनेटर इसको हम a मान लें, ये हमारा a है, तो ये क्या होगा, a की वैल्यू क्या होगी, ये होगा 17/67 इज इक्वल टू 1/a, यानी a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 67/17। ये हमारी a की वैल्यू आई 67/17। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/67/17। अब हम क्या करें कि हम इसको कुछ यू फॉर्म में लाए, इस पोर्शन को कुछ यू फॉर्म में ला दें तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो कोशिश करते हैं, तो इसमें क्या होगा, तो आप देखिए 1/, अब हमें x प्लस इस फॉर्म में लाना है, तो ये 17 का ये क्या होगा 17 × 34 17 × 51, तो ये होगा 3 प्लस 17 × 51 और 67 में से 51 जाएगा तो ये क्या होगा 67 में से 51 गया तो ये हुआ 7 में से 1 गया आपका कितना हुआ 6 और 1 16, ऐसा कुछ होगा, ये होगा। और फिर तो इससे हमें x की वैल्यू पता चल गई, x की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। अब ये हमारा ये होगा। अब हम इसको क्या करें, ये जो हमारा 16/17 है, फिर इस टर्म को और रिड्यूस करें, हम इस टर्म को और रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, इस टर्म को जब हम और रिड्यूस करेंगे तो ये होगा हमारा 1/3 प्लस ये क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं, तो यहाँ देखिए ये हुआ 1/3 प्लस, यानी 3 प्लस के बाद का जो टर्म है वो क्या होगा, ऐसा कुछ होगा 1/y प्लस 1/z, यानी हम इसको कुछ यू फॉर्म में लाना है इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1/16, ऐसा लिख सकते हैं, जाएगा 16 और 1 17 हो जाएगा
और ये 16 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 16/17। अगर आप इस चीज को समझें 3 प्लस, अगर हम इसको ऐसे लिखें 1/1 प्लस 1/16, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 1 16 प्लस 1 17, यानी ये 17/16 होगा। ऊपर जाएगा तो 16/17, ये 16/17 ही तो होगा। तो अब अगर हम कंपेयर करें इससे, इस इक्वेशन इससे, तो ये क्या होगा x प्लस 1/y प्लस 1/z, यहाँ भी 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/16, यानी x की वैल्यू क्या आई, तो यहाँ आप देखेंगे तो x की वैल्यू हमारी, ये जो x है ये x, उसकी वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है। इसी प्रकार ये y की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। इसी प्रकार ये z की वैल्यू क्या आ रही है 16 आ रही है। यानी x y z की वैल्यू क्या होगी 3 1 16। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने एग्जांपल है, सेम वैसा ही एग्जांपल है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। यहाँ क्या है 2 प्लस 1 अपॉन ये होल पार्ट, जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में किया था। तो 2 प्लस, अब हम इसमें 37/13 में 2 निकाल लें तो ये क्या होगा, ये होगा ऐसे कुछ लिख लें तो 13 दूनी 26, और 26 प्लस कितना करें कि 37 आए, तो 37 माइनस 26 क्या होगा 11, यानी ये 2 प्लस 11/13 ये किसके बराबर होगा, वो इसके बराबर होगा। तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन ये किसके बराबर हुआ 11/13 के बराबर हुआ। तो हम इस पोर्शन को क्या लिख सकते हैं 11/13 इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। अब आप इसमें ध्यान दें तो हमने अभी रिड्यूस किया था ये होल पोर्शन, इसको हम a मान ले, तो इस a की वैल्यू क्या होगी, a यहाँ आएगी तो ये यहाँ आएगा, यानी 13/11, यानी इस पूरे पोर्शन को हम क्या लिख सकते हैं 1/, इसको लिख सकते हैं हम 13/11। ठीक है, अब ये 13/11 है, तो हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें किसमें, इस फॉर्म में, तो ये क्या होगा 1/1 प्लस 11, यानी 11, और यहाँ पे 2 होगा तभी तो 13/11 आएगा। तो ये क्या हुआ 1 प्लस 2/11। अब ये 2/11 जो है 2/11 को हमको कैसे लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है, यानी कि 1/1 प्लस 1/, अब ये क्या हो जाएगा, ये 2/11 यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब ये यहाँ आएगा तो ये क्या होगा 11/2 होगा। जब ये एक नीचे आएगा तो ऐसा ही तो होगा 1, ऐसे इस फॉर्म में लिखेंगे तो, क्योंकि ये फिर ऊपर जाके 2/11 हो जाएगा, 1/, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब हमको ये 11/2 को कैसे लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो 11/2 को लिखना है तो कैसे लिखेंगे इसको, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में हमें लिखना है। तो क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा 11/2 लाना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे हम 11/2 लाना है, तो हम लिखेंगे इसको तो क्या लिखेंगे 5 दूनी 10 और ये 1, ऐसा कुछ लिखेंगे तभी तो होगा, ऐसा कुछ हो जाएगा ये। तो हमारा क्या आ रहा है, वैल्यूज क्या हो जाएंगी, x की वैल्यू हमारी ये होगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू होगी ये 1, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, और z की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है 1 5 और 2,
1 5 और 2, 1 और 5 और 2, 1 5 2 किसमें है? बी ऑप्शन, यानी हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें क्या है कि हमको उस फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो ऐसे हम करके फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर करके रिड्यूस करेंगे और एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उम्मीद है आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों आपके सामने एक और एग्जांपल है, कहता है लेट x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन डैश 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 डॉट 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 इन्फिनिटी। देन कहता है कि ये चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा करेक्ट है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो एक चीज आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये इन्फिनिटी तक है, तो इसमें हम एक एक टर्म ऊपर का हटा दें, ये इतना हटा दें, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो x के बराबर ही तो होगा। ये नीचे वाला पूरा टर्म किस, ये हम ऊपर का टर्म अगर हटा दें तो ये पूरा का पूरा टर्म x के बराबर ही तो होगा, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं, यानी x इज इक्वल टू क्या हो गया? x, ये हो गया हमारा x प्लस 1, ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, डी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। दोस्तों आपके सामने एक एग्जांपल है, इफ p इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जा रहा है? 1008 तक, 1 3 4 और ऐसे करके आगे 1008 तक जा रहा है, यानी 4 के बाद 5 6 7 ऐसे करके 1008। और q की वैल्यू आ रहा है 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो कहता है p प्लस q की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ देखिए p प्लस q की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ देखिए कुछ कॉमन टर्म है दोनों में कुछ कॉमन टर्म क्या है? यहाँ से कॉमन हो रहा है। आप इन दोनों इक्वेशन को देखें तो कॉमन टर्म हमें कुछ यहाँ से दिख रहा है, ये कॉमन टर्म दिख रहा है इसमें, और इसमें ये कॉमन टर्म दिख रहा है, यही दो तो कॉमन दिख रहे हैं। तो हमने क्या किया, इन कॉमन टर्म्स को x मान लिया, ये मान लिया कि ये x है, दोनों में सेम है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? p को लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ये 1 अपॉन एक्स, यही तो होगा। यानी p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन, ये क्या हो गया? x प्लस 1, और ये x ऊपर जाएगा, यानी ये हो गया x अपॉन 1 प्लस एक्स, ये हुआ। और फिर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? इसको हम सॉल्व जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ये 1 प्लस एक्स ऊपर चला जाएगा, और ये 1 प्लस एक्स प्लस एक्स, यही तो होगा। यानी 1 प्लस एक्स अपॉन 2x प्लस 1, ये हमारी क्या हुई? p की वैल्यू हुई। p की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 1 प्लस एक्स। अब हम इसको मिटा देते हैं और इसको हम लिख देते हैं। p की वैल्यू हमारी आ गई 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस 2x, 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x। और अब हम q की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो q की वैल्यू क्या होगी? q की वैल्यू आप यहाँ से देखें तो q की वैल्यू हमारी क्या आएगी? यहाँ से देखें तो 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन एक्स, यही तो होगा। ये पूरा पोर्शन x मान लिया है, तो ये क्या हो जाएगा? ये रिड्यूस होके हो जाएगा, x ऊपर आ जाएगा, x, ये क्या होगा? 1 प्लस 2x, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 प्लस 2x। वन प्लस 2x हो गई। तो हमसे क्या पूछ रहा है? p प्लस क्यू की वैल्यू, p प्लस क्यू की वैल्यू क्या होगी?
तो p प्लस क्यू की वैल्यू p प्लस क्यू, p और q की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस 2x प्लस x अपॉन 1 प्लस 2x, डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2x, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ये भी हो जाएगा 1 प्लस 2x। तो ये क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, वैल्यू क्या आई 1 आ गई, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। p प्लस क्यू की वैल्यू क्या आएगी हमारी 1 होगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन के इस प्रकार के भी एग्जाम्पल बनते हैं और एसएससी में, बैंक पीओ में खूब पूछे जाते हैं। आसान होते हैं, थोड़ी सी ट्रिकी होते हैं, ट्रिक को समझना होगा, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना होगा, कॉमन टर्म पकड़ना होगा और हम क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।